अब बात आर्यन खान ड्रग्स केस की। आर्यन की जमानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर बवाल जारी। समीर वानखेड़े पर आज नवाब मलिक ने फिर हमला बोला है। वानखेड़े ने पलटवार करके इसे झूठा और मजाक करार दिया। वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक को जो कहना है वो कहें, वो जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने आज दावा किया कि उन्होंने कल समीर वानखेड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट शेयर किया था वो दरअसल असली था। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि अगर उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको दिखाना चाहिए कि आखिरकार उसमें क्या नाम समीर वानखेड़े का लिखा हुआ है। साथ ही साथ नवाब मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने अभी तक जो भी सैलरी पाई वो सैलरी उनको वापस करनी होगी, पेंशन उनकी हटाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ है उसका भुगतान तो उनको करना पड़ेगा। इस बीच समीर वानखेड़े आपको बता दें दिल्ली में मौजूद है और एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाले हैं अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि वो दिल्ली क्यों है तो कह रहे हैं मैं निजी काम से दिल्ली पहुंचा हूं। तो फिलहाल आपको बता दें नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया है कि ये सब मजाक है, मुझ पर झूठे आरोप लग रहे हैं। सारी चीजें आज ही खुलासा कर देने की जरूरत नहीं है। कम से कम पहली शादी हुई थी ये तो मामला सामने आ गया। अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी। इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। मैं एक्सपोज करूंगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज file a complaint against me under section 499 and 500. Your daughter is there, she is a learned advocate. She had also said कि हम डिफेमेशन फाइल करेंगे। सेक्शन बता दें 499 500 के तहत आप जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला दर्ज करा सकते हैं। कमलेश सुतार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए यहाँ पर खुले तौर पर नवाब मलिक चुनौती दे रहे हैं कि उन पर डिफेमेशन का केस फाइल किया जाए। अगर तमाम आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, तो ऐसे में समीर वानखेड़े का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? डिफेमेशन केस वो फाइल करेंगे, अपनी सफाई में सबूत पेश करेंगे, क्या करने वाले हैं? देखिए, दो चीजें यहाँ पर एक चीज अगर है कि जिस तरह से उनके धर्म को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है, ऐसा नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े ने कुछ फर्जी दस्तावेज देकर, बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट देकर ये नौकरी हासिल की है। आईआरएस एग्जाम्स में जब वो अपीयर हुए थे और यहाँ से क्लियर हुए थे, ऑफिसर बने हैं आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, तब उन्होंने एससी कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में एप्लीकेशन देकर उन्होंने नौकरी मिली थी। और इसलिए उनका यह कहना है कि वो मुस्लिम है और चूंकि मुस्लिमों में अलग जाति और रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं होती, ये कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है, ऐसा उनका दावा है। ये इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। आज उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान पर फर्म हूं। कल जो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया था वो भी सही है, ऐसा उनका कहना है। और वो भी कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं समीर वानखेड़े तो मेरे खिलाफ केस करें, मैंने जो जिस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो सही है। दूसरा उनका कहना है कि अगर ये प्रूव हो जाता है, कास्ट वैलिडिटी कमेटी होती है उसके पास ये मसला जा सकता है। अगर उसके पास गया और कहीं प्रूव हो जाता है कि गलत कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया था तो उसके जरिए जो नौकरी के बेनिफिट मिले थे या फिर पेंशन के बेनिफिट अगर अभी मिल रहे हैं वो सभी वहां पर खारिज हो जाते हैं। तो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही साथ एक दूसरा आरोप भी उन्होंने लगाया जो भी काफी गंभीर है। उनका कहना है कि उनकी बेटी नीलोफर मलिक के भी सीडीआर डिटेल्स मांगे गए थे, इलीगली फोन टैप किए जा रहे हैं।
एनसीबी के ऑफिस से ही हैकिंग चल रही है, ऐसे भी उन्होंने आरोप लगाया। और साथ ही साथ एक एनोनिमस लेटर उनको मिला है, उस एनोनिमस लेटर का भी जिक्र किया जिसमें एनसीबी की तरफ से फर्जी केसेस फाइल किए जा रहे हैं। बिल्कुल कमलेश, यानी आप रहिए जरा और नजर बनाए रखिए। कोयला घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद वो तोता है जो अपने मालिक की बोली बोलती। अब साल है 2021, जांच एजेंसियों की साख फिर सवालों में है। बीजेपी सांसद ही कहते हैं कि ईडी उनके पीछे नहीं पड़ेगी क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है। शरद पवार कहते हैं कि ईडी और सीबीआई इशारों पर काम करती है। ममता बनर्जी कहती हैं कि ईडी सीबीआई सिर्फ विरोधियों के पीछे पड़ती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि ईडी सीबीआई सब सरकार की उंगलियों पर चलते हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है। ये सब विपक्षी दल है। संभव है कि आपको लगे इनके बयान पर कैसे भरोसा करें। अब महाराष्ट्र के सांगली से आया वीडियो देखिए, जिसमें बीजेपी के सांसद संजय पाटिल दिखते हैं। एक मॉल के उद्घाटन समारोह में मौजूद है और चौड़े से हाथ में माइक लेकर सार्वजनिक तौर पर कहते सुनाई पड़ते हैं, ईडी हमारा कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के सांसद है। नाही वैभवदादा ईडी मागायलाच नाही, मी खासदार आहे भाजपचा, पण मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढे येणार नाही इकडे। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी जिसके ऊपर भारत में भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है। ईडी यानी वो एजेंसी जो फर्जी तरीके से पैसों की हेरफेर, काले पैसे को सफेद करने वालों और विदेश से पैसों के लेन देन में खेल करने वालों की जांच करती है, उन्हें पकड़ती है। लेकिन ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी के बारे में बीजेपी के सांसद संजय पाटिल सार्वजनिक रूप से ये क्यों कहते हैं कि उन्हें डर नहीं, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं। नाही वैभवदादा ईडी मागायलाच नाही, मी खासदार आहे भाजपचा, पण मी भाजपचा खासदार आहे, त्यामुळे काही ईडीकडे एवढे येणार नाही इकडे। तुम्ही बघा, आम्ही गाड्या वापरताना लोकांच्या पुढे दिसलं पाहिजे की आमच्याकडे भरपूर आहे, म्हणून आम्ही गाडी वापरताना बँकेचं कर्ज काढून 40 लाख रुपयाची गाडी घेणार। वैभवदादा मी वस्तुस्थिती मांडतोय आणि रेकॉर्डिंग झालं तरी अडचण नाही, मी सांगतोय। सांगली में हंसी ठिठोली के साथ दिए गए इन बयान पर दावा है। बाद में सांसद संजय पाटिल ने बाकी नेताओं की तरह बयान तोड़ने मरोड़ने वाली दलील दे दी। यही दलील इसी महीने बीजेपी में आने के बाद हर्षवर्धन पाटिल भी दे चुके हैं। इस बयान के बाद भारतीय जनता पक्षात जावं लागलं, ते बसल्या बसल्या मला म्हणले का गेला, मला विचारण्यापेक्षा आपल्या नेत्याला विचारा हर्षवर्धन पाटील का गेला, तेवढं सोडून बोला म्हणले। तेवढं सोडून तुम्ही मला विचारू नका म्हणले। काय नाही, मस्त आहे बघा, निवांत आहे, शांत झोप लागते, काय नाही, चौकशी नाही, फ्युकशी नाही, काय नाही सध्या। संजय पाटिल हो या हर्षवर्धन पाटिल, ऐसे नेताओं के बयान भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों के सम्मान को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वो भी तब जबकि पिछले ही हफ्ते सीबीआई सीवीसी के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार से आजादी दिलाने का जिम्मा जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर है। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में क्या वही जांच एजेंसियां विरोधियों को दंड दिलाती हैं और जो सत्ताधारी हैं उन्हें छूट देती हैं? मई में जब टीएमसी नेताओं के घर छापेमारी हुई तो सवाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उठाया था। अब महाराष्ट्र में बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल और सांसद संजय पाटिल भले कहें कि उनके बयान से खिलवाड़ हुआ, लेकिन असल में खिलवाड़ जांच एजेंसियों पर जनता के भरोसे और जांच एजेंसियों की साख से हो जाता है। आज तक ब्यूरो। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन इस बार के फेस्टिव सीजन में भारतीय मार्केट में दस्तक देने को तैयार है। गूगल और जियो ने मिलकर इसे बनाया है और जियो फोन नेक्स्ट इसका नाम रखा गया है। फोन के आने से पहले कंपनी ने इसकी खूबियों को एक वीडियो के जरिए लोगों के सामने साझा किया।
इस फेस्टिव सीजन में जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे उनमें दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉयड स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट भी शामिल है। दिवाली से पहले लॉन्च करने के जियो के ऐलान ने इसके आने की उम्मीदें पहले ही बढ़ा दी थी। अब कंपनी ने इस फोन से जुड़ा वीडियो और फीचर्स शेयर करके फोन लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। It has some of the coolest new features, especially the Translate Now feature. I can speak in one language and the phone will translate that into another language. Not just this, with the read aloud function, the phone will read aloud the content from any app open on your screen. To add to this, you can also get access to the vast library of content on all Jio apps. वीडियो में फोन की मेकिंग के बारे में बताया गया है। इस फोन को भारत में ही तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कीमतों का तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस सबसे सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन की दुनिया भर में चर्चा होने लगी है। रिलायंस जियो का कहना है कि जियो फोन नेक्स्ट मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडियंस है। कंपनी इस स्मार्टफोन की मदद से देश के हर नागरिक को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए बराबरी का मौका देने की बात कह रही है। इस फोन में एंड्रॉयड पावर्ड प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। फोन के ओएस को प्रगति नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि फोन देश में प्रगति लाना चाहता है। इस बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम को खास तौर से भारत के लिए तैयार किया गया है। फोन को जियो और गूगल दोनों ने मिलकर तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि कम कीमत के बावजूद भी इसमें यूजर्स को बेहतर अनुभव मिलेगा। जियो नेक्स्ट का प्रोसेसर क्वालकॉम ने तैयार किया है। आइए देखते हैं कि किन खूबियों से ये फोन लैस होगा। वॉइस असिस्टेंट फीचर की मदद से यूजर अपने डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे। रीड अलाउड फीचर की मदद से फोन के स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट को तेज आवाज में सुन पाएंगे। ट्रांसलेट फीचर की मदद से यूजर अपनी मनपसंद भाषा में स्क्रीन को ट्रांसलेट कर पाएंगे। इजी एंड स्मार्ट कैमरा फीचर से लैस इस फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा। जियो और गूगल एप्स के साथ ही फोन में कई सारे प्री लोडेड एंड्रॉयड एप्स मिलेंगे। इस फोन में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट का विकल्प भी मिलेगा। कंपनी का कहना है कि प्रगति ओएस से यूजर को दमदार बैटरी लाइफ मिलेगी। कीमत को लेकर अनुमान है कि ये 3,500 के आसपास हो सकती है। आज तक ब्यूरो। वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। बांदीपुरा सेक्टर में टैक्सी स्टैंड पर धमाके की खबर है। टैक्सी स्टैंड पर हुए धमाके में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, 2 की हालत नाजुक है। इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए बात करते हैं आज तक के संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से यह धमाका किया गया, कितने लोग घायल हुए हैं और पूरा इलाका इस वक्त जिस इलाके में धमाका हुआ वहां पर क्या स्थिति? अर्पिता, ये सुंबल का इलाका है जो कस्बा है बांडीपुरा जिले में। वहीं पर ये कुछ देर पहले, करीब 1 घंटा पहले ये धमाका हुआ। जो सोमो टैक्सी स्टैंड वहां पर है जहां से गाड़ियां अलग अलग जगहों पर निकलती हैं शहर के, और वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। दरअसल जो मेरी बात हुई है पुलिस सूत्रों के साथ और सेना के सूत्रों के साथ, उसके अनुसार जो ये है ये आईडी ब्लास्ट रखा गया था, जिसको का टारगेट जो था आर्मी कॉन्वॉय थी जो हमेशा वहां से गुजरती है। लेकिन आर्मी की कॉन्वॉय से गुजरने से पहले ये ब्लास्ट वहां पर हुआ, जिसकी चपेट में कुछ आसपास की गाड़ियां आई जो वहां पर खड़ी थी, उनके शीशे टूटे और कुछ राहगीर लोग जो थे वहां पर, जो गाड़ियों में बैठने के लिए यात्री थे, वो घायल हुए हैं। इसमें 6 लोग घायल हुए हैं जैसे आपने कहा। 2 की हालत जो है काफी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन ये अब हॉस्पिटल की सूत्रों का कहना है कि उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है। 6 लोग कुल मिलाकर इसमें घायल हुए थे जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। 2 का श्रीनगर में और 4 का सुंबल के ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। और उस बीच जो है इलाके की घेराबंदी की है मिलकर सुरक्षा बलों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना के लोग भी शामिल हैं। और ये पता लगाया जा रहा है कि इस धमाके को किसने यहाँ पर रखा था, क्यों रखा था और उसके पीछे किसका हाथ है। फिलहाल वो कार्रवाई जो है बांडीपोरा जिले के सुंबल इलाके में। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का दौरा आज पूरा हो गया है और उस दौरे का समापन उन्होंने पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर किया। वहीं ये भी कहा कि जवानों का बलिदान आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। भूलेंगे नहीं कुर्बानी, याद रहेगा ये बलिदान। आतंक से रण, अंतिम विजय का प्रण।
गृह मंत्री अमित शाह जब पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब फिजा में यही संकल्प घुला था। यही जज्बा कि गृह मंत्री का चट्टानी इरादा और जवानों का फौलादी हौसला दुश्मन के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर देगा। जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा हासिल करने और सरहद पार तक कड़ा संदेश देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिनों का दौरा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ खत्म किया। पुलवामा के जिस लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप में उन्होंने रात बिताई, उसी कैंप में सुबह सुबह वो शहीद स्मारक पर पहुंचे। यही नहीं, यहां उन्होंने सीआरपीएफ के 39 जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 14 फरवरी 2019 में एक आत्मघाती हमले में अपनी शहादत दी थी। सर्वोच्च बलिदान देकर भी जम्मू कश्मीर के अवाम के हिफाजत का यही जज्बा दुश्मन के मनोबल को चूर चूर कर देता है और इस मनोबल को आसमान से भी ऊंचा रखता है देश का राजनीतिक नेतृत्व। इसी मकसद से गृह मंत्री अमित शाह ने लेथपुरा कैंप में सीआरपीएफ के जवानों के साथ रात बिताई, उसके साथ खाना खाया। गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस वक्त हैं लेथपुरा पुलवामा में, वही जगह है जहां पे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उनके साथ हैं एलजी मनोज सिन्हा, सीधा यहां पे जवानों के साथ इस वक्त खाना खाते हुए। आप देख सकते हैं कि क्या परोसा गया है, पौष्टिक खाना है। चाहे हम बात करें दाल की, पनीर की, आलू सब्जी, पूरी भी है और साथ में आप देख सकते हैं कि चावल भी परोसे गए हैं। लेकिन अहम ये नहीं है कि क्या खाना मिल रहा है, पर अहम ये है कि कौन जवानों के साथ आज खाना खा रहा है। दूर से हमेशा सुनते आए हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप के किस तरह से आतंकी हमला हुआ है, पर आज जब ये खाना खा रहे हैं तो एक स्ट्रांग मैसेजिंग है। खाने की टेबल पर जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और देश के गृह सचिव अजय भल्ला। अपने बीच गृह मंत्री को पाकर जवानों का जोश दोगुना हो गया। सीधा जवानों से बात करते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि हौसला अफजाई होती है जब इस तरह के शख्स आके खाना खाते हैं साथ में? बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत ही मतलब हमारा हौसला और ज्यादा बढ़ता है ऐसे आने से, मिलने से हमसे हौसला बहुत ज्यादा बढ़ता है हमारा। आज क्या खास है? आज बहुत खास है, गृह मंत्री जी आए हैं, इससे बड़ा खास हमारे लिए कुछ है ही नहीं। कितनी हौसला अफजाई होती है? इससे हौसला, हमारे काम करने की ऊर्जा में बहुत बढ़ोतरी है मैडम। आज खास बनाने, खास मसाले डाले? खास नहीं, हमने दिल से बनाया है। मसाले तो वही रहते लेकिन दिल से बनाया है मैडम। लेथपुरा कैंप में अमित शाह ने जवानों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का भी जायजा लिया। साथ ही ये देखा कि वो किन कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी करते हैं। अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त हुआ जब कश्मीर में अचानक हिंसा में तेजी आ गई। लिहाजा जवानों से बातचीत में अमित शाह ने आतंक के रास्ते पर चलने वालों को कठोर चेतावनी दी। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य करते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था में कमजोरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। अमित शाह ने आंकड़े बताए कि 2014 से पहले जहां हर साल 208 नागरिक आतंकी वारदातों में जान गंवाते थे, तो उनकी संख्या अब सालाना 30 पर आ गई है। मगर इतने लोगों की जान भी आखिर क्यों जाए? आज पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आई, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इससे हमें संतुष्ट होने की जरूरत नहीं। 30 नागरिकों की भी जान क्यों जाए? 370 हटाए जाने के बाद यह देश के गृह मंत्री का पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। इस दौरान अमित शाह ने जहां आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए, तो वहीं हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अमित शाह ने पाकिस्तान का राग अलापने वाले फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को दो टूक जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि अगर मैं बात करूंगा तो कश्मीर के भाई बहनों से बात करूंगा। अपने मंच से बुलेट प्रूफ शीशा हटवाकर उन्होंने कश्मीरियों से सीधी बात के संकेत भी दिए।
ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। कश्मीर से सीधी बात, बुलेट प्रूफ के पीछे से नहीं, बुलेट प्रूफ शीशे के बगैर, दूर से नहीं करीब से लोगों के बीच जाकर बात। अमित शाह के मिशन कश्मीर का एक मकसद तो साफ था। दिल्ली से वो कश्मीरियों को ये पैगाम देने आए थे कि उनकी नीयत साफ है और उनसे सीधी बात करने भी आए हैं। बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है, ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। 370 हटने के बाद घाटी में हालात काफी हद तक काबू में नजर आए। बीते कुछ दिनों में टारगेट किलिंग को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा। इसी हंगामे को शांत करने और कानून व्यवस्था पर भरोसा जगाने के लिए अमित शाह 3 दिनों के कश्मीर दौरे पर पहुंचे। उनका संदेश साफ था, मन से खौफ निकाल दें और आगे बढ़ने की बात करें। विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। SKICC में लोगों से बात और सीधे संवाद के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए अमित शाह बेखौफ उनके बीच पहुंचे। सुरक्षा बलों में हड़कंप तो मचा, मगर लोगों के बीच ये संदेश गया कि सरकार आवाम के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह यहां से स्टेज से उतरते हुए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं इस भीड़ के बीच में यहां पर फेरन पहने हुए यहां पर मुलाकात करते हुए कैमरास निकल आए हैं। लोगों सेल्फी लगाने की कोशिश में हैं। खास तौर पे संकेत साफ है, लोगों के साथ संवाद करना चाह रहे हैं। अगर शाह ने कश्मीरियों में भरोसा जगाया तो साजिशें रचने वाले पाकिस्तान और गाहे बगाहे पाकिस्तान राग गाने वाले कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भी दो टूक जवाब दे दिया। 2019 में क्या कहा इन्होंने? कहा 370 हम खत्म करते हैं, 35 खत्म करते हैं और बहुत जल्दी इन्होंने एक रियासत को, ये देखिए यूनियन टेरिटरीज रियासत बनती है। रियासत कभी यूनियन टेरिटरी नहीं बनती। पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ है। और वादा क्या किया? हम रियासत को बहाल करें फिर से। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। आतंक के सरपरस्तों को शाह ने कड़ा संदेश दिया तो कश्मीर को विकास से जोड़ने का संकल्प भी दिखाया। अमित शाह ने कई परियोजनाओं की सौगात दी जो कश्मीर की सूरत बदल देगी। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।